हेलो दोस्तों, आपका टारगेट विद अतुल में स्वागत है। आज मैंने आपका थ्योरेटिकल पार्ट मैंने करा दिया था संविधान का। आज मैं लाया हूँ आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने भी यूपीएसआई पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वो लाया हूँ और आज उसको किया करते हैं। और कम से कम 20 प्लस क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। रोज़ ही मैं 20 प्लस क्वेश्चन लेके आऊँगा। ज़्यादा बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं, आप लोग को सहूलियत रहे, आप छोटे छोटे वीडियो में अच्छे से देख सकें। तो चलिए आज से मैं शुरू करता हूँ ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ठीक, चलिए। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरित मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 389, 292, 375, 296। तो आपको इसमें बता रहा है कि जो आपका क्या क्वेश्चन, एक मिनट। हाँ, आपका वो ये कह रहा है कि जो भारत का संविधान है उसमें 16 मई 1946 को, देखिए 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। तो उसमें कह रहा है संविधान के सदस्यों का चयन जो हुआ प्रादेशिक असेंबली द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया था। तो उसमें पूछा है उस समय सदस्यों की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो इसका जवाब आपको देना है। तो इसकी आंसर आपका है 389। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था तथा 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान को 1946 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो जब मतलब कैबिनेट मिशन योजना के तहत एक संविधान गठित किया था, उस संविधान में कितनी समितियां थी? तो 13 समितियां थी। ठीक है, अब उस समितियों के बारे में देख लेते हैं। आपको मैंने पढ़ाया भी है कुछ समितियां और इसमें बताएंगे कौन कौन समितियां बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां 13 थी। प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, ये देखिए राजेंद्र प्रसाद की बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये। संचालन समिति बहुत इंपॉर्टेंट, राजेंद्र प्रसाद की है। वित्त एवं निष्पाद समिति राजेंद्र प्रसाद की। प्रत्यय पत्र संबंधित समिति अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। कार्य संचालन समिति के एम मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज संबंधी सदस्य समिति राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यकरण संबंधी समिति जीवी मांगलेकर। राज्यों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति वल्लभ भाई पटेल। संघीय शक्तियों, देखिए संघीय शक्तियों संबंधी समिति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। और प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर। ये 13 समितियां थीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। ये बिल्कुल सही है। इस संविधान सभा का जो मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का कार्य था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं।
एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। जो संविधान सभा बनाई गई थी वो संविधान के मसौदा तैयार करने के लिए बनाई गई थी, और जैसे ही संविधान एक बार अस्तित्व में आ जाता है तो संविधान सभा जो होती है भंग कर दी जाती है। इसका ए और बी दोनों सही है। देखिए, देश के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया जाता है। संविधान सभा का प्रमुख और एकमात्र कार्य संविधान का मसौदा तैयार करना है। जब संविधान अस्तित्व में आ जाता है तो इस सभा को भंग कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946, आपको ये डेट बिल्कुल क्लियर कट मैंने याद कराई थी, को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसे अब कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राज्यसभा कक्ष कहा जाता है, कि आपको संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, कि पुस्तकालय भवन कहा जाता है, लोकसभा कक्ष कहा जाता है। तो इसको हम संसदीय भवन कक्ष कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता देखिए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना था। ध्यान रखिएगा, और ये डेट याद रखिएगा, पूछ लेता है, के रूप में निर्वाचित किया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं। किया संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागार गृह में हुई, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है। वर्ष 1947 में अंग्रेजों ने भारतीयों के हाथों में सत्ता का हस्तांतर भी इसी दिन किया। मतलब संविधान सभा केंद्रीय कक्ष जो है वहीं पे इन्होंने हाथों में जो सत्ता दी थी, हस्तांतरण किया था अंग्रेजों ने, वही उसी जगह पे किया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने बहुत बार ये क्वेश्चन याद कराया है। अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया? तो देखिए 24 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1952। तो आपका 26 नवंबर 1949। ये देखिए, ये ऐसा क्वेश्चन है, जब इस क्वेश्चन में ये कहे कि भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया, कब अधिनियमित किया गया, तो आपका आंसर 26 नवंबर 1949 होना चाहिए। ठीक है, ये है, तब हुआ था। और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, याद रखिएगा, पूर्ण रूप से। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को आपका अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान सभा का अंतिम सत्र 24 जनवरी 1950 को आयोजित किया गया था। उसी दिन संविधान सभा द्वारा राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। उसी दिन, किस दिन? इसी दिन 24 जनवरी 1950 को चुना गया था, और 26 जनवरी 1950 पूरा संविधान लागू हुआ था। पूरा संविधान जितना था सब संविधान लागू हुआ। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की। तो अब भारत सरकार अधिनियम, संविधान सभा, निदेशक सिद्धांत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। देखिए, भारत सरकार अधिनियम, संविधान सभा जो आपका कैबिनेट बना था, संविधान सभा उन्हें संविधान का मसौदा तैयार किया था 1946 में, मतलब ये था। और निदेशक तक तो आप जान ही रहे हैं। निदेशक तक जो आपका है, जो आपका 36 से क्या, ये निदेशक DPSP में आता है, ये निदेशक तत्व है। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम मतलब 1947 वाला अधिनियम है। और ये भारतीय सरकार अधिनियम 1919, ठीक है। इसमें आपका क्या हुआ था, भारत सरकार अधिनियम 1919 में आपका पहली बार विधायिका में द्विसदनी व्यवस्था लागू हुई थी, ठीक। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 में इसे केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू किया गया था। चलिए ठीक है, देखते हैं इसका आंसर पहला है। भारतीय सरकार अधिनियम 1919 द्वारा केंद्र में द्विसदनी विधान पालिका की स्थापना की गई। देखिए आपको बताया था, ऊपरी सदन राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता है, जो 5 वर्ष के लिए होता है। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जो 3 वर्ष के लिए होता था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई, ठीक। और देखिए प्रांतीय विषयों में 2 भाग होते थे, एक आरक्षित भाग, एक हस्तांतरित भाग, 2 भाग होते थे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखिए, संविधान ने हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नामों से किया है। भारत और इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान इंडिया, भारत हिंदुस्तान इंडिया। तो देखिए केवल भारत ये हमारे नाम संविधान में नहीं है, हिंदुस्तान और इंडिया ये भी नहीं है, भारत हिंदुस्तान इंडिया ये भी नहीं है, भारत और तथा इंडिया ये हमारे क्वेश्चन का उत्तर सही है। हमारे संविधान में भारत राज्यों का संघ है, भारत मेरा क्या है, राज्यों का एक संघ है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे करते हैं। हर एक चैप्टर मैंने पढ़ाया है, सब उसी क्वेश्चन है। संविधान के हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से करता है, भारत तथा इंडिया के रूप में किया था। अनुच्छेद 1 ये ध्यान रखिएगा, जो ये आपका किया गया है, ये अनुच्छेद 1 के तहत, यह ध्यान रखिएगा। एक मिनट, ठीक, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, वो कट गया था। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची की राज्य की नीति से नेतृत्व। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, तो आपको मैंने बताया था मौलिक अधिकार आपका 12 से लगा के 35 तक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है, याद रखिएगा इसको। और 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से आपकी संबंधित है। किससे संबंधित है, भूमि सुधार से आपका 9वीं अनुसूची संबंधित है। और राज्य के नीति विषय तत्व तो आप ये भी जानते हैं कि ये 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर है संविधान की प्रस्तावना, मतलब भारत का धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित कहाँ किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में। इसी को हम उद्देश्य का भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन, इसका थ्योरेटिकल पार्ट देख लेते हैं। संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत में पंथ निरपेक्ष देखिए राज्य वर्णित किया गया था। यह संविधान 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत किया गया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो धर्मनिरपेक्ष है, देखिए धर्मनिरपेक्ष हो गया, समाजवादी हो गया और आपका अखंडता हो गया, ये तीनों आपका 42वें संविधान 1976 द्वारा लागू किया गया था। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं था। तो देखिए बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, कभी कभी इसका पूछ लेता है बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो भाईचारे, ठीक है।
और संप्रभुता, हमारा देश संप्रभु है, यानी हाँ स्वतंत्र है, अपने संप्रभु है। और समानता, समानता हमारा संविधान में सबको समानता का अधिकार दिया गया है, ठीक है। अखंडता, ये शब्द सम्मिलित नहीं किया गया क्योंकि ये शब्द कब आया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये तब आया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और इसके साथ आपको बताया कि समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, ठीक है, ये भी आया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता 42वें संविधान संशोधन 1970 द्वारा लागू किया गया था। देखिए आपको अभी मैं बताया था। और लागू कब किया गया था ये भी ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं क्वेश्चन ये यूपीएससी में पूछ देगा, बहुत टफ बनाएगा। तो 3 जनवरी 1977, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, किस वर्ष शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया? तो देखिए आपका 26 जनवरी 1950 को आपका क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। 1952 में आपका आम चुनाव, 1951-52 में ध्यान रखिएगा, 51-52 में आपका आम चुनाव हुआ था। 1976 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, एकता का आपका कि धर्मनिरपेक्ष, एकता, अखंडता की संविधान शामिल किया गया था, ठीक है। देखिए संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्ताव को संविधान का मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया। देखिए बेसिक स्ट्रक्चर का प्रावधान किया गया है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो आप उद्देश्य का मैंने पढ़ाया था, उसमें क्या क्या है देख लेते हैं। एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, नहीं ये गलत है। एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, ये भी गलत है, क्योंकि एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, यही मेरा सही है, क्योंकि इस सब शामिल है, ठीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में किया गया। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? देखिए इस अकॉर्डिंग के क्वेश्चन आपको जवाब देना है, बाकी अर्थ मैं बता रहा हूँ। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऐसा कुछ नहीं है। सभी मामले जनता के पास नहीं है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, ऐसा नहीं, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तो भारत में वास्तविक शासन नहीं है, बिल्कुल सही है ये। राज्यों का संघ, भारत एक राज्यों का संघ है, ये भी सही है आपका। तो इसमें भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जैसे देखिए, जैसे इंग्लैंड में क्या है, वंशानुगत शासन है। वहाँ पे जो महारानी हैं या जो वहाँ के प्रिंस हैं वो बनते हैं, फिर उनके लड़के बनते हैं, उनका एक वंश चला आता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पे चुनाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा, निर्वाचित किए जाते हैं, न कि वंशानुगत है, याद रखिएगा। चलिए, गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है, यह वंशानुगत नहीं हो सकता। इस प्रकार भारत एक गणतंत्र, आपको बताया ना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नहीं हो सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? देखिए, भारत में अनेक धर्म हैं, ये बात सही है कि बहुत से धर्म हैं। आपके हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन धर्म है, पारसी धर्म है, बौद्ध धर्म है। देखिए, कई धर्म हैं, लेकिन इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग ये कह रहा है धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव बताना है। इसमें भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी बात सही है। धार्मिक स्वतंत्रता का कहाँ से कहाँ तक है? जो स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता पर ये आर्टिकल बताइए, तो उसका आर्टिकल आपको याद रखना 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता की आर्टिकल की बात कही गई है। ठीक है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। धर्मानुपालन जो है व्यक्ति की इच्छा पे करता है, तो बिल्कुल सही बात है। धर्म का जो अनुपालन हमें करना है वो व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि भारत में हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत के संविधान में हमको धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। अब भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। देखिए, ये बिल्कुल सही है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत का कोई अपना एक धर्म नहीं। भारत में जो धर्म है सब समान हैं और एक नज़रिए से, एक रूप से देखे जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर यही होगा, डी। ठीक है, आपको मैं चारों ऑप्शन क्लियर करा रहा हूँ, यही ध्यान रखिएगा। ये चारों ऑप्शन अगर आपने क्लियर कर लिया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। भारत के पंथनिरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तदनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रशय अपेक्षित है। ये देखिए, कोई आपसे कहा कि धर्म यहाँ समान है, सबको समान नजरिए से सब धर्म को देखा जाता है। एक एक चीज़ से एक एक ऑप्शन आपको मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान रखिएगा बस, और कुछ नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देश्य का नहीं है? उद्देश्य का नहीं है, तो देखिए, समाजवादी है, और ये किस संशोधन से आया है? ये भी ध्यान रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन से आया है। पंथ निरपेक्ष, ये भी आपका 42वें संशोधन 1976 से आया है, ये भी ध्यान रखिए। प्रभु संपन्नता राज्य, ये उद्देशिका में है। और लोक कल्याण, ये नहीं है हमारे यहाँ। लोक उद्देशिका में लोक कल्याण है, लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा। चलिए पढ़ लेते हैं इसके थोड़ी। भारतीय संविधान की उद्देश्य का प्रस्तावना, ये देखिए, इसको प्रस्तावना या उद्देश्य का दोनों कहते हैं, ध्यान रखिएगा। में लोक कल्याण शब्द का उल्लेख नहीं है। प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए, हमारे यहाँ लोक कल्याण की बात नहीं कही गई है कि लोक कल्याण, हमारे यहाँ लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, मैंने आपको भी बताया भी था। ठीक है, तो इसका आंसर आप डी होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? तो देखिए, विचार की स्वतंत्रता हमारे यहाँ है। आपका विचार की स्वतंत्रता कहने का मतलब कि आपका कोई विचार है, आप भारत में उस विचार को स्वतंत्र हैं, आप दे सकते हैं। विचार प्रकट करने की भी स्वतंत्रता है, आप उस विचार को प्रकट भी कर सकते हैं। आप विश्वास की स्वतंत्रता है, भारत में हमारे यहाँ विश्वास की भी स्वतंत्रता है, लेकिन आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, आर्थिक की स्वतंत्रता नहीं है हमारे यहाँ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपन्यास की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन तो है, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता का स्वतंत्रता इसमें सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अभी सब क्वेश्चन देखिए, आप पढ़ें। थोड़ा सा मैं स्पीड में हल्का सा बोल रहा हूँ, तो ऐसा ना समझिए कि बहुत तेज़ी से पढ़ा रहा हूँ। मैं एक एक ऑप्शन आपको क्लियर करा रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? अब देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन बनते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, पहले चारों ऑप्शन क्लियर करते हैं। मूल अधिकार, देखिए, मूल अधिकार आपको अभी मैंने बताया था कि 12 से 35 तक मूल अधिकार है। ठीक है, 12 से 35 तक। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आपको मैंने अभी बताया 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। ठीक है, और
अब उद्देश्य का, ये आपको क्वेश्चन क्या कहा है, आपको क्वेश्चन यही ना कहा है। सॉरी, आपको क्वेश्चन क्या कहा था, संविधान की आत्मा। तो आपको उद्देश्य का जो है ये अगर आपसे पूछे कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तब यहाँ उद्देश्य का होगा। लेकिन अगर ये क्वेश्चन पूछे, अगर ये अंबेडकर जी, BR अंबेडकर के संदर्भ में पूछेगा, तब इसका आपका आंसर हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर हुआ, और आंसर इसका क्या है, उद्देश्य का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहा जाता है। KM मुंशी ने इसे राजनीतिक जनपत्री कहा। सुभाष कश्यप ने इसे संविधान शरीर है। तो प्रस्तावना इसकी आत्मा है। तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। संविधान उसकी क्या है, खड़ी अट्टालिका। ज्ञातव्य है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। अतः अम्बेडकर के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार होगा। ठीक है, याद रखिएगा। एक मिनट, रुकिएगा। चलिए, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारण प्रस्तुत किया कि उद्देश्य का संविधान का भाग है। तो ये आपका देखिए, आपको एक किस वाद में कौन सा क्या कहा गया, इसका मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। और ख़ासकर आपका मूल अधिकार में, मूल विधि में भी वाद विवाद का पूरा एक विवरण दिया है, मैं उसको पढ़ाऊँगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन आया है तो देख लेते हैं। यूनियन ऑफ इंडिया बनाम कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ UP, केशवानंद भारती बनाम केरल, मलक सिंह बनाम स्टेट। तो केशवानंद भारती इस क्वेश्चन का आंसर है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह धारण किया कि देश का संविधान का भाग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, भारतीय संविधान का संसद को यह अधिकार देता है कि वह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। तो देखिए, अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान के प्रवचन की बात की गई है। पाकिस्तान के प्रवचन की बात की गई है। प्रवचन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के अधिकार की बात कही गई है, मतलब पाकिस्तान की। अनुच्छेद 5, इसमें संविधान में प्रारंभ की नागरिकता, मतलब संविधान में प्रारंभ की नागरिकता, मतलब ये जब अनुच्छेद 5 में आपकी नागरिकता की बात की गई, प्रारंभ में। और अनुच्छेद 2, इसमें आपका किया गया है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। इसमें क्या किया गया है, नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना। अनुच्छेद 3,
जो अनुच्छेद 3 है, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉरी, इसमें आपका कानून बनाने, नए राज्य बना सकने, वर्तमान राज्य के इलाकों, सीमाओं, नामों में परिवर्तन कर सकते, ये आर्टिकल 3 के तहत कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि यह उपयुक्त कानून बनाकर नए राज्य बना सके और वर्तमान राज्यों के इलाकों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर सके। संसद साधारण बहुमत, एक ये भी ध्यान रखिएगा, जैसे जब सीमाओं में, नामों में इसमें परिवर्तन, ये साधारण बहुमत के द्वारा आप इसको लागू कर सकते हैं। नए राज्यों का निर्माण कर सकती हैं। स्वतंत्रता के पश्चात नए राज्य के निर्माण के लिए फजल अली, याद रखिएगा, नए राज्यों के निर्माण के लिए फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन 1953 में किया गया था। और ये भी ध्यान रखिएगा, पहला राज्य कौन था जो आपका मतलब राज्य का गठन हुआ था, तो उसका आंध्र प्रदेश है। और मतलब आंध्र प्रदेश को किया गया था, और किस आधार पे किया गया था, उसको भाषा के आधार पे, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इस क्वेश्चन। निम्नलिखित में किस पद्धति से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता रद्द नहीं की जा सकती? तो देखिए, त्याग द्वारा ये की जा सकती है, समाप्ति द्वारा ये भी की जा सकती है, वंचन द्वारा ये भी की जा सकती है, लेकिन देशीकरण द्वारा, जन्म से, आपका इन सब से आपका नहीं की जा सकती। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 2, देखिए नागरिकता क्या आती है, भाग 2 में आती है। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जैसे अमेरिका में आप 2 नागरिकता का प्रावधान है, एक आप सेंट्रल का मतलब सेंट्रल की नागरिकता ले सकते, एक राज्य की, 2 नागरिकता होती है। नागरिकता का परित्याग करने, समाप्ति, वंचित करने पर समाप्त हो सकती हैं। देशीकरण नागरिकता के अर्जन के लिए होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द करा सकता है? तो नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाती हो, मतलब रद्द करा सकता है। नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाती हो, हाँ बिल्कुल सही बात है। नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो, तो ये भी दोनों हो सकता है। आपका दोनों ऑप्शन, मतलब इसमें ए और बी दोनों सही हैं। तो आज से इतना ही, इसके ऑप्शन दोनों सही हैं, ए और बी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, आज इतना ही, और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ें। देखिए मैंने चारों ऑप्शन क्लियर किए हैं और बहुत अच्छे से किए हैं। आप 2 या 3 बार वीडियो देखें, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। आप देखे होंगे जितना मैंने थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ाया उस पूरे से क्वेश्चन मिल रहा है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो नहीं मिल रहा। तो चलिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक, तो जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।